हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा था हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, और यहाँ पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पर बात की थी लास्ट सेशन में। आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे उन क्वेश्चंस का जो हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स यानी कि वस्तुओं के समूह बनाने पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात की थी। क्वेश्चन था आपका, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। 5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जो लकड़ी से आपके बने हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लकड़ी से बनी हुई देखी होगी। चेयर, टेबल या वुडन फर्नीचर जो भी होता है सारा वुड का बना होता है, ठीक है। डेस्क हो गई आपकी, ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लकड़ी से बनती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी 5 वस्तुओं के आप नाम लिख लेंगे। टेबल हो गया, चेयर हो गया, डोर्स हो गए, दरवाजे जो होते हैं, डेस्क हो गए, बॉक्स यानी कि बक्सा हो गया, बेड लिख सकते हैं आप लोग। बहुत सारी चीजें हैं, अलमीरा हो गई। सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट्स विच शाइन फ्रॉम दी फॉलोइंग, ठीक है ना। इनमें से, निम्नलिखित में से जो वस्तुएं चमकदार होती हैं उनके बारे में बताना है, कौन कौन सी वस्तुएं चमकती हैं। तो जब हम वस्तुओं के समूह बना रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि चमक के आधार पर भी हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, यानी कुछ वस्तुओं को हम चमकदार की श्रेणी में रखते हैं और कुछ को गैर चमकदार की श्रेणी में रखते हैं। तो बेसिकली आपने करना वही है, इन वस्तुओं में से आपने छांटनी है कि चमकदार वस्तुएं कौन सी हैं, तो जो चमकदार नहीं होंगी वो गैर चमकदार की श्रेणी में आ जाएंगी। तो वस्तु है आपका ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, ठीक है ना। तो ग्लास बाउल यानी कांच का जो कटोरा होता है, प्लास्टिक का कोई खिलौना हो गया, स्टील स्पून स्टील की चम्मच, या कॉटन शर्ट, ठीक है ना। तो ग्लास बाउल और स्टील स्पून जो होता है ये दोनों चमकदार की श्रेणी में आएंगे, और प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट आपकी कैसी आएंगी, जो चमकदार नहीं होंगी, ठीक है। अब कोई कोई प्लास्टिक भी आपका शाइन करता है, पर उसकी सरफेस को शाइनी बनाया जाता है पेंट करके, या फिर उस पर कोई भी शाइनी आपका लुब्रिकेंट यूज करके, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटीरियल एंड अ गिवन मटीरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पर क्या लिखा गया है, आपको एक साइड को ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दूसरी साइड को मटेरियल दिए गए हैं। आपने दोनों को आपस में मैच करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। और ये भी आपको याद रखना है, ये जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट को आप एक ही मटेरियल से मैच करेंगे, ठीक है ना। आप एक से ज्यादा मटेरियल्स को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में कराया था, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आपने जैसे बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक वुड हो गया, पेपर हो गया, इस सब की बनी होती है। आपका टम्बलर जो है वो लगभग सभी चीजों से, आप ग्लास से बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं, और प्लास्टिक का भी टम्बलर बन सकता है। चेयर आपकी वुड की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, ठीक है ना। और टॉय जो होते हैं वो टॉय लगभग सभी मटेरियल्स के बन सकते हैं। शूज की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर लेदर के, प्लास्टिक के शूज बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, और वो कौन से मटेरियल से आपके बने हुए होते हैं ये भी आप बता देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। सत्य असत्य आपको बताना था। पत्थर हमारा पारदर्शी होता है, जबकि जो ग्लास है यानी कि कांच है वो अपारदर्शी होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स जिसे आप लिखेंगे या असत्य लिखेंगे। सेकेंड वन इज अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल एन इरेजर डजंट। तो आप यहाँ पर बताते हैं कि नोटबुक में एक प्रकार की चमक है, जबकि इरेजर में कोई चमक नहीं है। नोटबुक के पेजेस जो हैं वो व्हाइट हो सकते हैं, दैट डजंट मीन कि वो उसमें शाइन है, ठीक है ना। शाइन नहीं है वो तो खाली उसका कलर है कि व्हाइट कलर की है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। थर्ड वन इज चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। तो चॉक डिजॉल्व नहीं होती है वाटर में, आपको पता है। अगर आप चॉक को डालेंगे पानी में तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर।
आपका जल के ऊपर लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। चीनी जो है वो जल में घुलती नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, चीनी जल में घुल जाती है। आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर में भी चीनी घुल जाती है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा है कभी अगर ऑयल में या पानी में ऑयल या ऑयल में पानी गिर जाता है तो वो अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। सैंड सेटल डाउन इन द वाटर, जो रेत होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, या आप क्या बोलेंगे, ट्रू है, ठीक है ना। एंड विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ओके। Then fifth one is given below are the names of some objects and materials: water, basketball, or orange, sugar, globe, apple, and earthen pitcher. Group them as round shaped and other shapes and eatable and non eatables. Okay, आपने वस्तुओं के समूह बनाना है किस बेसिस पर? एक तो राउंड शेप और अदर शेप्स, यानी कि जो गोल वस्तुएं होंगी जिनका आकार गोल है उनको आप एक समूह में रखेंगे, और जो दूसरे किसी शेप के होंगे उनको आप एक में रखेंगे, ठीक है ना। और ईटेबल एंड नॉन ईटेबल्स में, यानी कि जिनको आप खा सकते हैं, खाने योग्य जो हैं, और जो खाने योग्य नहीं है, ऐसे आप दो समूह बनाएंगे। तो आपको पता है वाटर को आप ईटेबल में रख सकते हैं, ठीक है ना। बास्केटबॉल को आप नॉन ईटेबल में रखेंगे, ऑरेंज ईटेबल हो गया, शुगर ईटेबल हो गया, ग्लोब नॉन ईटेबल होगा, एप्पल आपका ईटेबल है, अर्थन पिक्चर जो है वो नॉन ईटेबल होगा, ओके। और राउंड शेप में आपका क्या क्या आएगा? बास्केटबॉल आएगी, ऑरेंज आएगा, ग्लोब आएगा, एप्पल आएगा, अर्थन पिक्चर आ गया, ठीक है ना। और अदर शेप्स में आपका वाटर आ जाएगा, शुगर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप समूह बना लेंगे, ठीक है, नोट करेंगे इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, ठीक है ना। आपको बतानी है कुछ वस्तुएं जो कि आपकी जल में तैर सकती हैं, और फिर आपने ये भी चेक करना है कि वो ऑयल में या फिर केरोसिन में आपका तैरती हैं या नहीं तैरती है। डिपेंड करता है डेंसिटी पर। आपने डेंसिटी के बेसिस पर देखा था कि डेंसिटी कम है तो आपका तैर रही है, डेंसिटी ज्यादा है तो आपका क्या हो रही है, डूब रही है वस्तुएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो तैर जाती हैं, जैसे कि अ फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर एज फॉलोज। कौन कौन सी वस्तुएं? स्पॉन्जेस पीस, स्पॉन्ज का पीस है कोई वो, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक की बोतल हो गई, पेपर्स पीस, कागज का टुकड़ा, थर्मोकॉल पीस, थर्माकोल का टुकड़ा, वुड, प्लास्टिक बॉल, कॉर्क। तो ये सभी वस्तुएं क्या करती हैं? ये सभी वस्तुएं आपकी तैर जाती हैं किसमें? पानी के ऊपर। हाउएवर दीज आइटम्स विल नॉट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, ठीक है ना, जबकि ये ऑयल और केरोसिन में फ्लोट नहीं करेंगी। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर भी नोट करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। उन सभी वस्तुओं की सूची बनाइए जो जल में तैरती हैं, ठीक है। तथा पता करिए कि ये जल अथवा मिट्टी के तेल में भी तैरती हैं या नहीं, ठीक है।
चलिए, उत्तर में आप क्या लिखेंगे? जल में तैरने वाली वस्तु। क्या क्या है? स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज का टुकड़ा आप लिख सकते हो। प्लास्टिक की बोतल, ठीक है। थर्ड है कागज का टुकड़ा। फोर्थ वन इज थर्मोकॉल का टुकड़ा। फिफ्थ है लकड़ी। तो सारी लकड़ी तैरती नहीं है, ठीक है ना, कुछ कुछ डूब भी जाती है, डिपेंड करता है उसके घनत्व पर। प्लास्टिक की गेंद, बैलून भी आपको पता है, फूल जैसे गुब्बारे को फुला लेंगे तो वो भी आपका क्या करती है, डूबती नहीं है उसमें, ठीक है ना। जबकि ये तेल व मिट्टी के तेल में तैरती नहीं है या तैरेंगी नहीं, नहीं तैरेंगी, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो ये अलग अलग आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनमें कि बहुत सारी वस्तुएं दी गई हैं और ऑड वन आउट की आपको जो उन सभी से अलग है, भिन्न है, उसको आपने बताना है, ठीक है ना। तो जैसे पहला आपका है, फर्स्ट जो आप ग्रुप कहेंगे उस ग्रुप में है चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कबर्ड। तो आप बात करते हैं चेयर, बेड, टेबल और कबर्ड की, तो ये सारी चीजें लकड़ी से बनी हुई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा सारी कैसी हैं आपकी, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन जब आप बेबी की बात करते हैं तो बेबी आपका अलग है, इस ग्रुप से अलग है, तो बेबी को आप क्या कहेंगे, ऑड वन आउट में इसको आप क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, ओके। तो फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, बेबी, ओके। सेकेंड है आपका बी वाला, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो इस सब में क्या अलग है, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस आपके फ्लावर हो गए और बोट इनसे अलग है, ठीक है ना। तो बोट आपका अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो इन सभी में ये जो पहले की चार है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारी मेटल्स हैं, सैंड आपके अलग हो जाएगी, ठीक है ना। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, तो इसमें सैंड अलग हो जाएगी क्योंकि बाकी सारी चीजें कैसी हैं आपकी, विलेय हैं जल के साथ और सैंड नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपने रीजन भी दिया है यहाँ पर कि क्यों आपने जैसे बेबी को क्यों आपने अलग किया, बिकॉज अदर्स आर मेड अप ऑफ वुड, एंड बोट अलग क्यों है, बिकॉज अदर्स आर फ्लावर्स, सैंड बिकॉज अदर्स आर मेटल्स, एंड यहाँ पर फोर्थ में भी सैंड है क्योंकि अदर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो आपका जल के साथ विलेय हैं, सिर्फ आपका सैंड जो है वो विलेय नहीं होगा, घुलनशील नहीं होगा, इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया।
चलिए इसी चैप्टर के कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? आप वर्गीकरण से क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप में सबसे पहला टॉपिक ये आपका क्लासिफिकेशन था कि वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है ना। जहां पर हमने वर्गीकरण को क्या बताया कि जो भी आपका वस्तुएं हैं या कोई भी जो चीज है, ठीक है ना, जो आवश्यक नहीं है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे सभी क्लासेस में हमने स्टूडेंट्स को क्या किया है, डिवाइड किया है, तो वो भी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और इस वर्गीकरण का कुछ ना कुछ आधार होता है। हम स्कूल में बात करें तो वो हमारा नॉलेज हो सकता है, जो हमारा ज्ञान है वो आधार हो सकता है, हमारी एज आधार होती है, और हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो आधार होता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में हमारी बहुत सारी चीजें आधार बनती है क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्गीकरण से हम ये समझते हैं कि वस्तुओं को हम उनमें पाई जाने वाली समानता के आधार पर एक समूह में रख रहे हैं और उनमें पाई जाने वाली भिन्नताओं के आधार पर उनको अलग अलग समूह में रख रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमने कुछ चीजों को फलों की कैटेगरी में रखा है कि हमने एप्पल को भी फल माना है, ऑरेंज को भी फल माना है, बनाना फल है आपका, या ग्रेप्स की बात कर रहे हैं वो आपका फल है, तो ये सब फल है क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, ठीक है ना। अगर हमने इससे पोटैटो को अलग किया है, आलू को अलग किया है, हमने उसको वेजिटेबल की कैटेगरी में रखा है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ, यानी कि जो आपका एप्पल है उसमें और पोटैटो में, दोनों में आप पे कुछ ना कुछ भिन्नता है। इस वजह से आपने दोनों को अलग अलग समूह में रखा है, ठीक है। जैसे आपने क्या बोला, कुछ चीजें इटेबल हैं यानी कि खाने योग्य हैं, और कुछ चीजें नॉन इटेबल्स हैं जो कि खाने योग्य नहीं है, तो इस आधार पर भी आप समूह बना रहे हो, ठीक है। फिर कुछ चीजें आपने बोला लकड़ी से मिलकर, लकड़ी से बनी हुई हैं, और कुछ चीजें लकड़ी से नहीं बनी हुई, तो इस आधार पर भी वर्गीकरण होगा। तो वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण है बेसिकली समूहों में बांटना, उनमें पाई जाने वाली भिन्नता के आधार पर अलग अलग समूह में डालना, या फिर सेम एक ही समूह में डाल रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ समानता होगी जिसके बेसिस पर आप उनको एक समूह में डाल रहे हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स possessing similar or dissimilar characteristics of और प्रॉपर्टीज। ओके, क्या कहा जा रहा है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है ग्रुपिंग करना, समूहीकरण करना, जितनी भी वस्तुएं हैं उनको एक साथ रखना या उनको अलग अलग रखना, जिनमें समानता या उनमें जो पाई जाने वाली असमानता आप कह सकते हैं, उसके आधार पर उनकी जो विशेषताएं हैं या उनके जो गुण हैं उनमें अगर समानता है तो उनको एक समूह में रख रहे हो। अगर उन गुणों में कोई किसी भी प्रकार की डिसिमिलैरिटी है, यानी कि कोई भिन्नता है, तो उसके आधार पर आप उनको अलग अलग समूह में रख रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्या है? क्लासिफिकेशन। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, प्रश्न लिखेंगे जो लोग हिंदी में लिखते हैं। वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं को उनके गुणों में समानता या असमानता के आधार पर समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन और व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए आपको आवश्यक होता है वस्तुओं का क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो उसके लिए आपको वस्तुओं के बारे में जानना आवश्यक है। लेकिन क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है, ठीक है, आवश्यकता क्या है क्लासिफिकेशन की, तो आप चीजों को इजीली समझ पाते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। आपको अगर किसी भी वस्तु के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें आसानी हो जाती है। समूहीकरण बहुत सारी चीजों को आसान करता है बेसिकली, ठीक है। तो यही क्लासिफिकेशन की नीड है, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की पहचान करनी है उसके लिए आपका। सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को आपका छांटना। लोकेटिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इजी एंड मोर मीनिंगफुल। तो ये सारा आपका क्या है, क्लासिफिकेशन के द्वारा आसान हो जाता है और ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन के कारण हेल्पफुल, क्लासिफिकेशन इनको हेल्पफुल बनाता है। यानी कि किसी चीज के आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उसमें अगर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। या सॉर्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, उनको आपने अलग अलग करना है तो किस बेस अगर क्लासिफिकेशन किया गया है उनका ऑलरेडी तो वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा लोकेटिंग थिंग्स की लोकेशन बताना या उनको कहीं पर रखना, ये भी आसान हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें समानता या उनमें असमानता जो है, भिन्नता जो है, उसको व्यक्त करने के लिए भी क्लासिफिकेशन आवश्यक है। एंड स्टडी, ऑब्जेक्ट की स्टडी को मीनिंगफुल बनाना और आसान बनाना, ये भी आपका क्लासिफिकेशन के द्वारा हो सकता है। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मर्करी यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर को बनाने के लिए मरकरी का ही यूज क्यों किया जाता है। तो पहली चीज है मरकरी यानी कि पारा। थर्मोमीटर में जब आप टेम्परेचर चेक करते हैं तो जो एक आपको ऑरेंज रेड या एक डार्क लाइन आपको दिखती है जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है थर्मोमीटर में, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं तो वो नीचे आता है, तो ये आपका क्या होता है, पारा होता है, मरकरी होता है उसमें, ठीक है ना। मरकरी क्योंकि आपका एक मेटल है और एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। अदर देन दिस वो हीट को बहुत अच्छे से, उसका क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है, ऊष्मा मिलने पर उसका प्रसार होता है। इसी वजह से आपका मरकरी को यूज किया जाता है। ओके, सो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इसलिए मरकरी को यूज किया जा रहा है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये एक ऊष्मा का अच्छा चालक है। एंड मरकरी हैज लस्टर, उसमें एक शाइन है। इट इज इजी टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मरकरी। ओके, इसका उपयोग करके हम तापमान को अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि मरकरी चमकदार है, तो उसकी चमक के कारण हम थर्मामीटर में उस रीडिंग को पढ़ पा रहे हैं कि कितना टेम्परेचर होगा। तो ये तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों उसकी क्वालिटीज हैं जिसके कारण मरकरी को यूज किया जा रहा है थर्मामीटर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप। किस आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो आधार आप किसी भी चीज को मान सकते हैं, ठीक है ना, जो भी उनमें गुण हैं उस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे आपके पास प्रश्न था कि राउंड शेप और अदर शेप में आपने वस्तुओं को क्लासिफाई करना था, ग्रुप में बांटना था आपने उनको, ठीक है, तो वो आधार है, उनका आकार आधार हो सकता है। विलेयता को आप आधार मान रहे थे कि जल में विलेय है या नहीं है। फ्लोटिंग को कि वो फ्लोट करती है या सिंक करते हैं, यानी कि पानी में आपका डूब रही है या तैर रही है, इस बेसिस पे आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ग्रुप्स बनाए आपने। इटेबल नॉन इटेबल्स यानी कि खाने योग्य और जो खाने योग्य नहीं है उनको भी आपने क्या किया, वर्गीकृत किया इस आधार पे। साइज के बेसिस पर यानी कि आपका आकार के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। चमक के आधार पर आप लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। साइज, आकार क्या है, शेप, आकृति किस प्रकार की है, कलर, रंग के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। हार्डनेस, कठोरता के आधार पर हो सकता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर,
जल के साथ विलेयता के आधार पर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट के प्रति आकर्षण के आधार पर कि आकर्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कंडक्शन ऑन ऑफ हीट यानी कि हीट कंडक्ट कर रही है वस्तु या नहीं कर रही है, उसमें ऊष्मा का चालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस आधार पर हो सकता है। और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है, यानी कि पारदर्शी वस्तु है या नहीं है, प्रकाश उसमें से किस प्रकार से गमन कर रहा है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। ओके, तो ये बेसिस होगा आपका क्लासिफिकेशन का। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों पर बात की, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के चैप्टर में, और आने वाले सेशन में इसी चैप्टर के कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।